हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं ये स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाई गई है जो एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम फेस करने जा रहे हैं और एग्ज़ाम में हालांकि बहुत कम टाइम बचा है। तो आज जो सब्जेक्ट है वो हमारा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पोर्शन से हमने कुछ की पॉइंट्स निकाले हैं जो जस्ट आपको एग्ज़ाम से पहले अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिलेगी आपके एमसीक्यूज सॉल्व करने में। ये पॉइंट्स को आप याद रख लेते हैं, मेमोराइज़ करते हैं तो आपको बहुत इजी हो जाएगा पेपर सॉल्व करना, एमसीक्यूज को सॉल्व करना। ये की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स हम शुरू करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हैं ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगे आपका एग्ज़ाम फेस करने में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, धमनियाँ रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक सप्लाई करती हैं। पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र धमनी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड रक्त बहता है। आपको पता ही होगा कि आर्टरीज जानी जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है एकमात्र धमनी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ब्रेन स्कल के अंदर स्थित होता है। रक्त वाहिनियाँ जो कि आर्टरीज एवं वीन्स को जोड़ती हैं वो कैपिलरीज कहलाती हैं। कैपिलरीज किन्हें कहते हैं हम? ब्लड वेसल्स जो आर्टरीज और वीन्स को जोड़ती हैं। संवेदी तंत्रिकाओं को अफरेंट नर्व्स भी कहते हैं। ये इम्पल्सेस को संवेदी अंगों से ब्रेन तक ले जाती हैं। मोटर नर्व्स को इफरेंट नर्व्स भी कहते हैं। ये इम्पल्स को ब्रेन से संवेदी अंग तक लेकर के जाती हैं। कोशिकाएं शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती हैं। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या बॉडी। कोशिकाओं के समूह को हम टिश्यू कहते हैं। समान टिश्यू और उत्तक मिलकर के अंग बनाते हैं और अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं या ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। शरीर के कुल वजन का 22% एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है और लगभग 38% इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। एक्स्ट्रासेलुलर का मतलब होता है सेल से बाहर और इंट्रासेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर। जल का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर गमन परासरण यानी कि ऑस्मोसिस कहलाता है। जल यहाँ पर वाटर जो है वो मूव कर रहा है किधर से किधर, अपनी खुद की अधिक सांद्रता से, यानी जल की मात्रा जहाँ अधिक है वहाँ से जल की मात्रा जहाँ कम है वहाँ अर्ध पारगम्य यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट हो रहा है सॉल्वेंट। जल यहाँ पर हमारा क्या है? वाटर हमारा सॉल्वेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। एक 60 किलो वजन वाले वेस्ट में पानी की कुल मात्रा लगभग 36 लीटर होती है। रासायनिक पदार्थों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना डिफ्यूजन यानी कि विसरण कहलाता है। जो सॉल्यूट है केमिकल्स का वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है अगर, तो उसे विसरण कहा जाता है। प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक परिवहन लगभग 70% बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। प्लाज्मा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस फॉर्म में है? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में हो। सेरेब्रोस्पाइनल द्रव यानी CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो स्त्रवण है वो कोरॉइड प्लेक्सस के द्वारा होता है। ये याद रखने लायक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? कोरॉइड प्लेक्सस के द्वारा होता है। डूरा मैटर सबसे बाहरी मेनिंजेस है जबकि पाया मैटर सबसे आंतरिक। सबसे बाहरी क्या है? डूरा मैटर, और सबसे आंतरिक है पाया मैटर। और दोनों के बीच की जो परत है बीच में वो एरक्नोइड कहलाती है। लंग, एल्वियोलाई, ब्लड एवं टिश्यूज के बीच गैसों का आदान प्रदान डिफ्यूजन के द्वारा होता है। अभी हमने डिफ्यूजन का मीनिंग समझा। तो लंग, एल्वियोलाई और ब्लड और टिश्यूज के बीच जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है? डिफ्यूजन।
देखिए डिफ्यूजन में हमेशा मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर थ्रू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको हम क्या कहते हैं, थ्रू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के द्वारा ये मूव करते हैं या ट्रांसपोर्ट होते हैं। लंग एल्वियोलाई एवं ब्लड कैपिलरीज के बीच गैसों का आदान प्रदान बाह्य श्वसन कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहलाता है, जबकि ब्लड एवं बॉडी टिश्यूज के बीच गैसेस का आदान प्रदान इंटरनल रेस्पायरेशन कहलाता है। बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर होती है। ब्लड और CSF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के उदाहरण है। हेपेरिन एक एंटीकोएगुलेंट है। केंद्रक के अलावा कोशिका के अन्य सभी कंटेंट मिलाकर उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी न्यूक्लियस को छोड़ दिया जाए तो न्यूक्लियस के बाहर जो भी कुछ है वो सब साइटोप्लाज्म के अंतर्गत आता है। परिपक्व लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि मैच्योर्ड RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि RBCs आर द सेल्स विच आर इन्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा अंग है या कोशिकांग है या ऑर्गेनल है। एक कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की 2 परतें पाई जाती हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इट इज द बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, जिसमें फॉस्फोलिपिड की परत का जो हेड वाला हिस्सा है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल यानी कि पूंछ वाला हिस्सा है वो हाइड्रोफोबिक होता है। कोशिका कला यानी कि सेल मेम्ब्रेन एक पतली झिल्ली है जो कोशिका की सबसे बाहरी परत बनाती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो इसकी पंक्तियों से सटे रहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन्स का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्तिगृह यानी कि पावर हाउस है, क्योंकि ये कोशिका के भीतर पचकर आए हुए भोजन का ऑक्सीजनेशन यानी ऑक्सीकरण करता है और संग्रहित ऊर्जा को ATP में स्टोर कर लेता है या संग्रह कर लेता है। त्वचा शरीर का तापमान नियंत्रित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हथेलियों एवं तलवों पर एपिडर्मिस बहुत मोटी एवं सख्त तथा पलकों, होठों, हाथ पैरों की अंदरूनी सतहों पर यह बहुत पतली एवं कोमल होती है। त्वचा की एपिडर्मिस परत में कोई भी नर्व एंडिंग एवं रक्तवाहिनी नहीं पाई जाती है। एपिडर्मिस में बाहर से अंदर की ओर 5 परतें पाई जाती हैं, जो कि क्रमशः स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पिनोसम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम है। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। लंबी अस्थियों में एक डायफाइसिस एवं 2 एपिफाइसिस पाए जाते हैं। जांघ में पाई जाने वाली फीमर, टांग में पाई जाने वाली टीबिया एवं फिबुला, हाथों में पाई जाने वाली ह्यूमरस, रेडियस एवं अल्ना लंबी अस्थियों के उदाहरण हैं। लंबी अस्थियों के शाफ्ट अथवा डायफाइसिस के बीच में एक खोखला स्थान पाया जाता है जिसे मज्जा गुहा मेडुलरी कैविटी कहते हैं, जिसमें पीली अस्थि मज्जा येलो बोन मैरो भरी होती है। कार्पल बोन्स एवं टार्सल बोन्स छोटी अस्थियों के उदाहरण हैं। रिब्स, स्कैपुला एवं स्टर्नम चपटी अस्थियों के उदाहरण है। वर्टिब्रा एवं हिप बोन्स इररेगुलर बोन्स के उदाहरण है। सिस्मॉइड बोन्स तिलाकर अस्थियां है ना, सिसम यानी कि तिल भी कहलाती हैं, क्योंकि ये तिल के सीड्स के समान होती है। उदाहरण घुटनों की पटेला एवं कलाई की पिसिफॉर्म अस्थि। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ब्रेन एवं स्पाइनल कॉर्ड शामिल होते हैं। पूर्ण रूप से विकसित मस्तिष्क शरीर के कुल वजन का लगभग 2% अथवा 1/50 भाग बनाता है। सेरेब्रम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे प्रमुख एवं सबसे बड़ा भाग है। सेरेब्रम के दाएं एवं बाएं अर्धगोलार्ध यानी हेमिस्फीयर में तंत्रिका तंत्र तंत्रों की पट्टी द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, जिसे कार्पस कैलोसम कहते हैं।
सेरेब्रम का दायां अर्धगोलार्ध यानी राइट हाफ हेमिस्फेयर शरीर के बाएं भाग तथा बायां अर्धगोलार्ध शरीर के दाएं भाग की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सेरेब्रम का प्रेरक क्षेत्र यानी मोटर एरिया फ्रंटल लोब में स्थित होता है। सेरेब्रम का प्रेरक पूर्व क्षेत्र यानी प्री मोटर एरिया के ठीक सामने फ्रंटल लोब में स्थित होता है। विजुअल एरिया सेरेब्रम के ऑक्सीपिटल पिंड में स्थित होता है। ऑडिटरी एरिया या श्रवणीय क्षेत्र सेरेब्रम में लैटरल सल्कस के ठीक नीचे टेम्पोरल लोब में स्थित होता है। फेरेंजियल टॉन्सिल्स बच्चों में सामान्यतः 7 साल की उम्र तक ज्यादा प्रभावी होते हैं। बोन टिश्यू का विकास ऑस्टियोजेनेसिस अथवा ऑसिफिकेशन कहलाता है। ग्रोथ हार्मोन या थायराइड हार्मोन का कम अथवा अधिक मात्रा में स्त्राव कंकाल तंत्र के असामान्य विकास के लिए जिम्मेदार होता है। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। सोते समय CSF का दाब लगभग 10 सेंटीमीटर H2O होता है, जबकि बैठी हुई अवस्था में 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O होता है। हिस्टामिन के कार्य हैं वैसोडाइलेटेशन यानी रक्त वाहिनियों की पारगम्यता को बढ़ाना और स्मूथ मसल्स का संकुचन। अमाशय एवं आंत पेरिटोनियम के द्वारा लगभग पूरी तरह घिरे होते हैं। पेरिटोनियम मानव शरीर की सबसे बड़ी सीरस मेम्ब्रेन है। याद रखेंगे, आपको याद रखने लायक पॉइंट्स हैं ये। लिम्फोसाइट रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होते हैं। लिम्फोसाइट्स यानी लिम्फ में रहने वाले सेल्स जैसे कि बी सेल्स और टी सेल्स। पाचक नली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट माउथ से लेकर के एनस तक फैली होती है, जिसकी पूरी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। पाचन नली की भित्ति में भीतर से बाहर की ओर 4 परतें पाई जाती हैं, जो कि म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, पेशी परत और सिरोसा परत है। पाचक नली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सतही क्षेत्रफल अमाशय में वलय तथा छोटी आंत में अंकुरक यानी कि विलाई के कारण अत्यंत बढ़ जाता है। पाचक नली की पेशी परत यानी मस्कुलर लेयर परमाणुकुंचन यानी पेरिस्टालसिस की गति के द्वारा भोजन को आगे की ओर खिसकाती है। मुख गुहा की छत का ऊपरी अग्रभाग कठोर तालु यानी कि हार्ड पैलेट एवं पिछला भाग कोमल तालु यानी कि सॉफ्ट पैलेट का बना होता है। CSF ब्रेन एवं स्पाइनल कॉर्ड को सहारा प्रदान करता है और इनकी सुरक्षा करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का सॉसेज के आकार का अंग होता है। रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का अधिकांश भाग लगभग 98.5% ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ले जाया जाता है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। एपिडर्मिस त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है, जो कि स्तरित केराटिनाइज्ड शेल की उपकला यानी स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम से बना होता है। याद रखेंगे, एपिडर्मिस किससे बना है? स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम। डर्मिस के अंदर पाई जाने वाली संरचनाएं हैं स्वेद ग्रंथि या स्वेट ग्लैंड, तेली ग्रंथि, ऑयल ग्लैंड्स, एरेक्टर पिलाई पेशियां। जठर यानी कि गैस्ट्रिक जूस में HCl की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो कि एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका pH जो होता है वो 2 होता है। इंटरफेरॉन्स संक्रमित कोशिकाओं में वायरस के रेप्लिकेशन को रोकते हैं। याद रखेंगे इंटरफेरॉन्स। श्वसन केंद्र मेडुला ऑब्लोंगेंटा में पाया जाता है। हृदय का दायां भाग लंग्स को रक्त सप्लाई करता है, जबकि बायां भाग शरीर के अंगों को सप्लाई करता है। रक्त वाहिनियों के में बाहर की तरफ से भीतर की तरफ 3 परतें पाई जाती हैं, जो कि ट्यूनिका एडवेंशिया, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटिमा हैं। जूरा मैटर एवं एरेक्नॉइड मैटर के बीच सबड्यूरल स्पेस तथा एरेक्नॉइड मैटर एवं पाया मैटर के बीच सब एरेक्नॉइड स्पेस पाया जाता है। मानव शरीर में सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य लगातार 0.5 मिलीलीटर प्रति मिनट की दर से स्रावित होता है। मेलानिन त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। मेलानिन टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल से या अमीनो एसिड से निर्मित होता है
और ये एपिडर्मिस की सबसे भीतरी परत स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम में मेलानोसाइट कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। श्वेत ग्रंथियों का सबसे प्रमुख कार्य है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, स्वेट ग्लैंड्स। इन्फ्लामेशन के जो लक्षण हैं, कार्डिनल सिम्टम्स जिसको हम कहते हैं, उसमें है पेन, रेडनेस, हीट एंड स्वेलिंग। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। एपिडर्मिस का उद्भव एक्टोडर्म से होता है। कॉर्निया में एपिडर्मिस की मोटाई सबसे कम होती है। अंकुरण स्तर या मैल्पिगी स्तर एपिडर्मिस का सबसे भीतरी स्तर है। स्ट्रेटम कॉर्नियम एपिडर्मिस का सबसे बाहरी स्तर होता है। एपिडर्मिस के कॉर्नियम स्तर में केरेटिन बनने की प्रक्रिया केरेटिनाइजेशन या श्रृंगीभवन कहलाती है। डर्मस का उद्भव मेसोडर्म से होता है। त्वचा में सबसे अधिक संख्या में पीड़ाग्राही यानी पेन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। मेलानिन के अधिक गहरा होने व मेलानिन की अधिकता के कारण कई देशों के व्यक्ति काले होते हैं। इनामल शरीर का सबसे कठोर भाग है जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट द्वारा निर्मित होता है एवं दांत की बाहरी आवरण बनाता है। दांत का वह भाग जो मसूड़ों से बाहर निकला हुआ रहता है दंत शिखर या क्राउन कहलाता है, जिस पर इनेमल की कठोर एवं चमकीली सफेद परत पाई जाती है। अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम शरीर के संतुलन एवं गतियों का नियमन केंद्र है। मेडुला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क के शेष भाग एवं मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड के बीच प्रेरणाओं के संचरण हेतु मार्ग प्रदान करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं शामिल हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं यानी क्रेनियल नर्व्स एवं 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं यानी स्पाइनल नर्व्स पाई जाती हैं। शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन, जिसे हम इनवॉल्यूंटरी एक्शंस भी कहते हैं, या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम करता है। होठ, चूचक, ग्लैंड्स पेनिस, क्लाइटोरिस तथा अंगुलियों के सिरे आदि पर स्पर्श कणिकाएं या मिसनर्स कणिकाएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जिससे ये अधिक संवेदी होते हैं। हथेलियां, तलुओं, ग्लैंड्स पेनिस, निपल्स, क्लाइटोरिस व लेविया पर रोम नहीं पाए जाते हैं। एरेक्टर पिलाई पेशियां डर्मिस में लगी होती है, जिनके संकुचन से बाल खड़े हो जाते हैं और ताप नियमन में सहायक होते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, रक्तदाब केंद्र, स्वेलोइंग केंद्र, खांसी, उल्टी एवं छींक आदि के केंद्र मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाए जाते हैं। मेरुरज्जु संवेदी आवेगों को मस्तिष्क की ओर ले जाने हेतु एवं प्रेरक आवेगों को मस्तिष्क से लाने हेतु मार्ग प्रदान करता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। एक न्यूरॉन में एक एक्सॉन एवं कई डेंड्राइट्स होते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बड़ी आंत का भाग होता है। कॉलन में 3 अनुलंब पेशीय बैंड्स लॉन्गिट्यूडिनल मसल बैंड्स पाए जाते हैं जो टीनिकोलाई कहलाते हैं। कॉलन की दीवार में छोटी छोटी थैलियों के समान रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हॉस्ट्रा कहते हैं। ये कॉलन का क्षेत्रफल बढ़ाती हैं। कॉमन बाइल डक्ट ग्रहणी की समीपस्थ भुजा में खुलती है, जहां स्फिंक्टर ऑफ ओडी पाया जाता है। यकृत कोशिकाएं हेपेटोसाइट्स कहलाती हैं। यकृत यानी कि लीवर मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन लगभग 1300 ग्राम या 1 से 2.3 केजी के बीच होता है। अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ग्लैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, या एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन यानी बहिस्रावी या अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती है।
इलास्टिन तंतुओं की उपस्थिति के कारण डर्मिस जो होता है वो लचीला होता है और कोलेजन की उपस्थिति के कारण यह मजबूत होता है। होठों, गालों एवं मसूड़ों के बीच घिरा भाग प्रघाण या वेस्टिब्यूल कहलाता है। मुख गुहा के अग्रभाग में पाए जाने वाला कठोर तालु हार्ड पैलेट पैलेंटाइन या मैक्सिला बोन से बना होता है। कठोर तालु हार्ड पैलेट एक इंसाइजर्स के पीछे एक जोड़ी नेजोपैलेटाइन वाहिनियां पाई जाती हैं जिसमें जैकोब्सन अंग पाए जाते हैं जो घ्राण संवेदी होते हैं। मनुष्य में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। पैरोटिड, अधोहनु और अधोजीवा। पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। पैरोटिड ग्रंथि से निकलने वाली वाहिनी को स्टेंसन नलिका कहते हैं। पैरोटिड ग्रंथि में वायरल संक्रमण हो जाने को कर्णमूल या मम्प्स कहते हैं। सेरिब्रम के दोनों हेमिस्फेयर वर्मिस के द्वारा सेपरेट होते हैं। मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। न्यूरॉन की कोशिकाएं यानी सेल बॉडीज तंत्रिका तंत्र के ग्रे मैटर का निर्माण करती है, जबकि एक्सॉन एवं डेंड्राइट्स श्वेत द्रव्य व्हाइट मैटर का निर्माण करते हैं। लिवर में पाई जाने वाली कुफ्फर कोशिकाएं मृत आरबीसी का भक्षण करती है एवं रोगाणुओं से बचाव करती है। मेनली ये जो कुफ्फर सेल्स हैं ये रेसिडेंट मैक्रोफेजेस हैं लिवर के। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस अग्नाशय यानी पैंक्रियास में पाए जाते हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं भी कहते हैं इन्हें। पैंक्रियास की अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं और बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का सिक्रीशन करती हैं तथा डेल्टा कोशिकाएं अग्नाशयी गैस्ट्रीन और सोमेटोस्टेटिन का स्रवण करती हैं। तेल ग्रंथियों या सेबेशियस ग्रंथियों के स्रावण को सीबम कहते हैं जो त्वचा को जलरोधी एवं तापरोधी बनाता है। स्वेद ग्रंथियों की सर्वाधिक संख्या हथेली एवं तलुओं पर पाई जाती है। स्वेद ग्रंथियों के 2 मुख्य कार्य हैं, ताप नियमन एवं उत्सर्जन। मैमरी ग्लैंड स्वेद ग्रंथियों का रूपांतरण है। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कृंतक या इंसाइजर कुतरने का कार्य करते हैं। रत्नक या कैनाइन चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। प्रीमोलर चबाने का कार्य करते हैं और मोलर भी चबाने का कार्य करते हैं। प्रीमोलर्स एवं मोलर्स को कपोल दांत या चीक टीथ भी कहते हैं। ब्रोका एरिया को मोटर स्पीच एरिया भी कहते हैं जो सेरिब्रम के फ्रंटल पेंड में स्थित होता है। वर्निकेज एरिया को सेंसरी स्पीच एरिया भी कहते हैं जो कि टेम्पोरल लोब में स्थित होता है। थैलेमस सेरिब्रल गोलार्धों में कार्पस कैलोसम के जस्ट नीचे स्थित होता है। हाइपोथैलेमस सेरिब्रम में थैलेमस के नीचे तथा पीयूष ग्रंथि के ऊपर स्थित होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स साइनेप्टिक वेसिकल्स में पाए जाते हैं जो सिनेप्सिस वाले स्थान पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में तंत्रिका आवेगों के परिवहन में सहायक होते हैं। यदि वेगस तंत्रिका की सप्लाई काट दी जाए तो हार्ट रेट सामान्य रहती है। लार यानी कि सलाइवा में पाए जाने वाला टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज व डेक्स्ट्रीन में बदल देता है। याद रखने लायक क्वेश्चन है। पेप्सिन का पीएच 3 पर ही कार्य करता है। पेप्सिन पीएच 3 पर ही कार्य करता है। छोटी आंत में भोजन के साथ बाइल यानी कि पित्त रस, पैंक्रियाटिक जूस अग्नाशयी रस एवं आंत्रीय रस इंटेस्टिनल जूस मिलते हैं। भूख एवं प्यास के केंद्र हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। सिरुमिनस ग्रंथियां या बाह्य कर्ण गुहा यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में पाई जाती हैं जो कि स्वेद ग्रंथियों का रूपांतरण है एवं ईयरवैक्स या सेरुमेन स्रावित करती है। मूलाधार ग्रंथियों या पेरिनियल ग्रंथियों को गंध ग्रंथियां भी कहते हैं जो गुदा एवं जननांगों के बीच पाई जाती है। त्वचा के अनेक कार्यों से संबंधित होने के कारण इसे हरफनमौला अंग भी कहते हैं। त्वचा इंटेग्युमेंट्री सिस्टम का पार्ट। जीभ पर 3 प्रकार के स्वादांकुर यानी टेस्ट पेपिली पाए जाते हैं। फिलिफॉर्म या सूत्रकार,
फंजिफॉर्म या कवक रूपी, और वेलेट पेपिली। वेलेट पेपिली सबसे बड़े अथवा फिलीफॉर्म आकार में सबसे छोटे होते हैं। जीभ के अग्र छोर पर मीठे का, पार्श्व भाग पर खट्टे का यानी सौर का तथा पश्चिम भाग पर कड़वे का स्वाद अनुभव होता है। जीभ का अग्र छोर नेक्स्ट टू टिप नमकीन स्वाद का अनुभव करता है। मनुष्य के तीसरे मोलर दांत को अक्ल दाढ़ या विजडम टीथ भी कहते हैं, जो सामान्यतः 17 से 21 वर्ष की उम्र में आता है। लार में टाइलिन व लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं। भोजन को निगलते समय एपिग्लॉटस घाटी द्वार को बंद कर देता है, जिससे भोजन कण श्वास नली में नहीं पहुंचते। ट्रैकिया श्वास नली। एपिग्लॉटस को ट्रैफिक पुलिस मैन भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के दोनों पिंडों से निकलने वाले हार्मोन के स्रवण को नियंत्रित करता है। एक्सॉन की माइलिन शीट पर श्वान कोशिकाएं पाई जाती हैं। याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि श्वान कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो एक्सॉन की माइलिन शीट पर। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में नोड्स ऑफ रेनवियर तंत्रिका आवेगों के तेजी से परिवहन में सहायक होते हैं। सोडियम प्रमुख एक्स्ट्रासेलुलर कैटायन है, जबकि पोटेशियम प्रमुख इंट्रासेलुलर कैटायन है। एक्स्ट्रासेलुलर मतलब सेल से बाहर और इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर। स्थान जहां पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में तंत्रिका आवेगों का ट्रांसमिशन होता है उसे सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्सिस वाले स्थान पर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एवं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच पाए जाने वाले स्थान को सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। मनुष्य में ताप का नियमन केंद्र हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। सर्दी में त्वचा की ओर जाने वाली रक्त वाहिनियों में संकुचन होता है, जिसे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, और गर्मी के मौसम में त्वचा की ओर जाने वाली रक्त वाहिनियों में फैलाव होता है, जिसे वैसोडाइलेटेशन कहते हैं। ग्रेसिका एसोफेगस व अमाशय स्टमक के जंक्शन पर कार्डियक कपाट तथा ग्रहणी डिओडेनम एवं अमाशय के जंक्शन पर पाइलोरिक कपाट पाया जाता है। दांत का अधिकांश भाग डेंटिन द्वारा निर्मित होता है। मनुष्य में एक दंतीय दांतों की संख्या 12 तथा द्विबार दंती दांतों की संख्या 20 होती है। अमाशय में पाई जाने वाली पेप्टिक कोशिकाएं या चीफ सेल्स पेप्सिनोजेंस व प्रोरेनिन नामक निष्क्रिय एंजाइम का स्रवण करती है, जो कि HCl की उपस्थिति में सक्रिय एंजाइम पेप्सिन व रेनिन में बदल जाती हैं। जब अमाशय स्टमक का pH 1.5 से 3.5 के बीच होता है, तब पेप्सिन सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। ये हमने पहले भी बात की थी कि पेप्सिन को काम करने के लिए इफेक्टिव pH कितना होना चाहिए। ब्रेन में पाई जाने वाली कैविटीज को वेंट्रिकल्स कहते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। दाई एवं बाई पार्श्व वेंट्रिकल सेरिब्रल गोलार्धों में पाई जाती है, जो कि सेप्टम पेलुसिडम द्वारा अलग अलग होती है। तृतीय वेंट्रिकल थैलेमस के 2 भागों के बीच में स्थित होती है। मस्तिष्क की चतुर्थ वेंट्रिकल मेडुला में पाई जाती है, जिसे मेटासील भी कहते हैं। CSF का स्रवण ब्रेन की प्रत्येक वेंट्रिकल में रक्तक जालक कोराइड प्लेक्सस के द्वारा किया जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सर्कुलस आर्टरियोसस ब्रेन को लगातार ऑक्सीजन एवं ग्लूकोज का सप्लाई करता है। उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है कि ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज का सप्लाई कौन करता है, तो आंसर है आपका सर्कुलस आर्टरियोसस। ब्रेन कार्डियक आउटपुट का लगभग 15% ब्लड प्राप्त करता है। ब्रेन को टोटल ब्लड सप्लाई कितना होता है कार्डियक आउटपुट का? 15%। सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस की उपस्थिति में त्वचा की स्ट्रेटम बेसिले एवं स्ट्रेटम स्पिनोसम की केराटिनोसाइट कोशिकाएं 7-DHS से प्री विटामिन D3 का संश्लेषण करती है। मनुष्य मादाओं द्वारा स्रावित दूध में लैक्टोज 6.9% to 7.2% की मात्रा में पाया जाता है, जो कि सर्वाधिक है। स्वेद ग्रंथियों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शरीर का ताप नियंत्रित करना। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ग्रास नलिका एसोफेगस ग्रेसनी फेरिंक्स को अमाशय स्टमक से जोड़ने का कार्य करता है। ग्रसिका में पाचक ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं।
अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा भाग है जो डायफ्राम के नीचे बाईं ओर पाया जाता है। अमाशय अंग्रेजी के जे अक्षर की आकृति का होता है। मनुष्य प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। संपूर्ण सीएनएस में पाई जाने वाला सीएसएफ की मात्रा लगभग 125 से 150 मिलीलीटर होती है। यदि वेगस नर्व द्वारा हृदय को प्रेरित किया जाता है तो हार्ट रेट घट जाता है। ब्रेन के लेटरल वेंट्रिकल्स इंटरवेंट्रिकल फोरामिना द्वारा तृतीय वेंट्रिकल से जुड़े होते हैं। ब्रेन का तृतीय वेंट्रिकल सेरिब्रल एक्यूडक्ट द्वारा चतुर्थ वेंट्रिकल से कम्युनिकेट करता है। हाइपोथैलेमस ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा मिलकर के ब्रेन स्टेम का निर्माण करते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ग्रहणी ड्यूडेनम यू आकार के शेप की होती है जिसकी दोनों भुजाओं के बीच अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास पाया जाता है। पित्तवाहिनी बाइल डक्ट एवं अग्नाशय वाहिनी पैनक्रियाटिक डक्ट ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनम में जाकर के खुलती है। तंत्रिका तंत्र का उद्भव एक्टोडर्म से होता है। वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भाग लगभग 1400 ग्राम होता है। सेरिब्रम की सतहों पर पाए जाने वाले खांचों को सल्काई एवं उभारों को गायरी कहते हैं। मेरुरज्जु में भी मस्तिष्क के समान गुहा यानी कि वेंट्रिकल पाई जाती है जिसे न्यूरोसील कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में बाहर की ओर श्वेत द्रव्य व्हाइट मैटर और अंदर की ओर धूसर द्रव्य ग्रे मैटर पाया जाता है। यह व्यवस्था मस्तिष्क के विपरीत प्रकार की है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन एवं मलाशय। मनुष्य में सीकम लगभग 6 सेंटीमीटर लंबा होता है जो कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जंक्शन पर पाया जाता है। अमाशय में बोलस मंथन, चर्निंग एवं एंजाइमेटिक क्रिया द्वारा काइम में बदल जाता है। पैनक्रियाटिक जूस सर्वाधिक शक्तिशाली पाचक रस है। पैनक्रियाटिक जूस में निष्क्रिय अवस्था में एंजाइम ट्रिप्सिनोजन एवं काइमोट्रिप्सिनोजन पाए जाते हैं। जठर रस में पाए जाने वाला ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज के द्वारा ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन के द्वारा काइमोट्रिप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। आंत में पाए जाने वाले अंगुलीनुमा रंसाकुर विलाई अवशोषण क्षेत्र को 10 गुना तथा सूक्ष्मांकुर यानी माइक्रोविलाई अवशोषण क्षेत्र को 20 गुना बढ़ा देते हैं। बाइल का पित्त का निर्माण लिवर में तथा पित्ताशय में इसका स्टोरेज किया जाता है। बाइल जो होता है ये एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। एंजाइम ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। ड्यूडेनम के द्वारा स्त्रावित पाचक रस को आंतरीय रस कहते हैं जिसका पीएच 7.5 से 8.0 के बीच होता है। ऐसे नोड को हार्ट का पेसमेकर भी कहा जाता है। मानव हृदय स्पंदन के संवहन का क्रम है ऐसे नोड टू एवी नोड। हिज का बंडल पुरकिंजे तंतु। जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाला पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। विटामिन के यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। दूध को दही में बदलने का कार्य रेनिन द्वारा किया जाता है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। बाइल का मुख्य कार्य वसा का पाइसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन है। ग्लाइकोजन का मुख्य रूप से स्टोरेज यकृत यानी कि लिवर में होता है और उसके बाद मसल्स में होता है। मानव में दायां निलय यानी वेंट्रिकल छोटा व बायां निलय बड़ा होता है। दाएं आलिंद में इंफीरियर वेना केवा व सुपीरियर वेना केवा खुलती है जबकि बाएं आलिंद में पल्मोनरी वेन्स खुलती है। हृदय में बाहर से अंदर की ओर 3 स्तर पाए जाते हैं जिनमें क्रमशः पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एवं एंडोकार्डियम है। भ्रूण अवस्था में यानी एम्ब्रियोनल स्टेज में फोरामेन ओवलिस के द्वारा बाएं व दाएं आलिंद एट्रियम के बीच रक्त का आदान प्रदान रहता है।
दाएं आलिंद यानी एट्रियम व दाएं निलय यानी राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड वॉल्व तथा बाएं आलिंद यानी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व पाया जाता है। ये वॉल्व रक्त को निलयों से यानी वेंट्रिकल से एट्रियम में जाने से रोकते हैं। रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक। रक्त शरीर के कुल वजन का 7 से 9% होता है। एक 60 केजी वजन वाले व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। शरीर की सर्वाधिक सक्रिय कोशिकाएं जैसे कि यकृत, पेशियां, शुक्राणु आदि में सबसे अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पाचक नाल की स्मूथ मसल में पाए जाने वाले संकुचन को पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से भोजन आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल में आगे बढ़ता है। एंटीबॉडी मीडिएटेड यानी एंटीबॉडी के द्वारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें मिलती है उसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं, जो कि बी लिम्फोसाइट से संबंधित है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी एक सामान्य इम्यूनोग्लोबुलिन है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक कोशिका के अंदर राइबोसोम्स प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है। पिन्ना तथा ऑडिटरी कैनाल आउटर ईयर के भाग हैं। स्मूथ मसल्स अनैच्छिक तथा एवं अरेखित यानी नॉन स्ट्रेटिफाइड होती हैं, जबकि स्केलेटल मसल्स ऐच्छिक एवं रेखित होती हैं। एड्स का कारण है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि एक आरएनए रेट्रोवायरस है। HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यूरेटर्स की लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर यानी 8 से 10 इंच होती है। ये यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर जाते हैं। मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर यूरिन के लिए रिजर्वॉयर का काम करता है। मानव हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ऊपरी 2 एट्रियम या आलिंद और निचले 2 वेंट्रिकल्स या निलय। प्रत्येक धड़कन में हृदय लगभग 70 मिलीलीटर रुधिर शरीर में पंप करता है, जिसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। मनुष्य में एक कार्डियक साइकिल का समय 0.8 सेकेंड होता है। एड्रेनलिन हार्मोन व थायरॉक्सिन हार्मोन हार्ट बीट बढ़ाते हैं। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने, पीएच कम होने तथा अम्लता बढ़ने का हृदय स्पंदन की दर पर प्रभाव पड़ता है और ये हार्ट बीट को बढ़ाता है। रक्त द्वारा ब्लड वेसल्स पर लगाए जाने वाला बल ब्लड प्रेशर कहलाता है। सामान्य वयस्क का रुधिर दाब 120/80 mm ऑफ Hg होता है। 120 सिस्टोलिक बीपी है, जबकि 80 डायस्टोलिक बीपी है। रक्त में जो आरबीसी पाए जाते हैं उनका परिमाप 6 से 8 माइक्रोमीटर होता है। रक्त का पीएच नॉर्मल यानी कि 7.3 से 7.4 के बीच होता है। रक्त में 55% प्लाज्मा व 45% रुधिर कणिकाएं होती है। रक्त से रुधिर कणिकाओं को निकालने के बाद बचा हुआ द्रव्य प्लाज्मा कहलाता है। यानी आप ब्लड सैंपल लेके अगर इसको सेंट्रीफ्यूज कर दें या फिर आरबीसी निकाल दें तो जो बचा हुआ भाग होगा वो प्लाज्मा होगा। रक्त में रुधिर कणिकाएं एवं फाइब्रिनोजन को निकालने के बाद बचा हुआ द्रव्य सीरम कहलाता है। यानी आप आरबीसी को निकाल दें और फाइब्रिनोजन को निकाल दें तो जो बचा होगा फ्लूइड वो सीरम होगा। कैल्शियम रुधिर का थक्का या क्लॉट बनाने में सहायक होते हैं। पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। पल्मोनरी वेन में शुद्ध तथा पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त बहता है। वयस्कों में आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में यानी लाल अस्थि मज्जा में होता है। मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति हिमेचूरिया कहलाता है।
यकृत की शिरा में सर्वाधिक मात्रा में यूरिया पाया जाता है। रक्त के रासायनिक संगठन यानी केमिकल कंपोजिशन को बनाए रखने का श्रेय किडनी को जाता है। स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर यानी आनुवंशिक रोग है जिसमें चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा को हाइपरग्लाइसीमिया और कम मात्रा को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। पेशियों का मसल्स का उद्भव मेसोडर्म से होता है। जबड़ों या जॉ की पेशियां सबसे शक्तिशाली पेशियां हैं। बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स अग्रपाद यानी अपर एक्सट्रीमिटी की पेशियां हैं। ऐच्छिक पेशियों में लैक्टिक एसिड के इकट्ठा होने से थकान होती है। मायोग्लोबिन के कारण पेशियों का रंग लाल होता है। पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पेशीय संकुचन के लिए आवश्यक हैं। मनुष्य में सार्टोरियस फेमोरस सबसे बड़ी पेशी तथा स्टेपिडियस सबसे छोटी पेशी है। हृदय पेशियां अनैच्छिक एवं रेखित होती हैं। बोमेन संपुट वृक्क में पाए जाते हैं। ग्लोमेरुलस एवं बोमेन कैप्सूल को मिलाकर मैल्पिगी कोश कहते हैं, मैल्पिगी बॉडी। नेफ्रॉन्स किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन्स। मनुष्य की किडनी में लगभग 20 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रतिदिन एक वयस्क मनुष्य लगभग 1.5 लीटर यूरिन त्याग करता है जिसमें 2% यूरिया होता है। एडीएच एवं एल्डोस्टेरॉन मूत्र की मात्रा का नियमन करते हैं। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ना यूरेनिया कहलाता है। एडीएच की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाता है जिसमें व्यक्ति बार बार पेशाब जाता है। मनुष्य में 2 किडनी, 2 यूरेटर एवं 1 यूरिनरी ब्लैडर तथा 1 यूरेथ्रा पाया जाता है। किडनी इरिथ्रोपोइटीन एवं रेनिन नामक हार्मोन का स्त्रवण करती है। इरिथ्रोपोइटीन आरबीसी का निर्माण करने में सहायक है जबकि रेनिन बीपी का नियंत्रण करता है। किडनी बीन के आकार की होती है। यूरिन निर्माण की 3 प्रोसेस हैं, फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। वृषण कोश यानी स्क्रोटम में उदर गुहा की तुलना में 3% कम तापमान होता है। वृषण यानी कि टेस्टिस का वृषण कोश यानी कि स्क्रोटम में न उतर पाना क्रिप्टोकाइडिज्म कहलाता है। शुक्राणुओं का संग्रहण एवं परिपक्वन एपिडाइडमिस में होता है। शुक्राणु सर्टोली कोशिकाओं से संरक्षण एवं पोषण प्राप्त करते हैं। लेडिक कोशिकाएं टेस्टिस में पाई जाती हैं जिसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन के लिए उत्तरदायी हार्मोन एफएसएच एवं एलएच हैं। काउपर ग्रंथि वीर्य को यानी सीमेन को एल्कलाइन बनाती है। मनुष्यों में स्पर्मेटोजेनेसिस के पूरा होने का समय 61 दिन का है। वीर्य यानी कि सीमेन का पीएच 7.2 से 7.8 होता है। मनुष्यों में फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन फैलोपियन ट्यूब में तथा निषेचित अंडे का आरोपण यानी इम्प्लांटेशन गर्भाशय अथवा यूट्रस में होता है। शुक्र नलिकाएं यानी कि वास डिफरेंस टेस्टिस में पाई जाती हैं। परकनली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी को मादा गर्भाशय में 16 कोशिका अवस्था में इम्प्लांट कराया जाता है। मादा के बाह्य जननांगों को समग्र रूप से वल्वा कहा जाता है। मादा की क्लाइटोरिस नर के पीनिस के समजात होती हैं। वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एवं ओवेरीज मादा के आंतरिक जननांग हैं। अधिकांश मादाओं में गर्भाशय की स्थिति एंटीवर्टेड एवं एंटीफ्लेक्स्ड होती है। सर्विक्स को नेक ऑफ यूट्रस कहते हैं। यूट्रस में बाहर से भीतर की ओर 3 परतें पाई जाती हैं जिनके नाम हैं पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एवं एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम गर्भाशय की सबसे मोटी भित्ति होती है। फॉलिकल्स के परिपक्व होने के लिए एफएसएच की आवश्यकता होती है। कॉर्पस ल्यूटम को येलो बॉडी भी कहते हैं।
कॉर्पस ल्यूटियम के निर्माण के लिए LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की आवश्यकता होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 भाग होते हैं या 3 फेज होते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज की अवधि 4 दिन, प्रोलिफरेटिव फेज अधिकतम 10 दिन, सिक्रेटरी फेज की अवधि 14 दिन होती है। वृषण कोश या स्क्रोटम में स्पर्मेटिक कॉर्ड्स द्वारा लटके होते हैं। वृषण यानी टेस्टिस के बाहर से भीतर की ओर 3 परतें पाई जाती हैं, जिनमें क्रमशः ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया तथा ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहा जाता है। शुक्राशय यानी सेमिकल वेसिकल्स द्वारा वीर्य यानी सीमेन का 40 से 80% भाग निर्मित होता है। शीश्न यानी पीनिस का अग्र फूला हुआ भाग शिश्न मुंड यानी ग्लांस पेनिस कहलाता है। यह केवल कॉर्पस स्पंजियोसम द्वारा बना होता है। ग्लांस पेनिस को ढके हुए त्वचा का वलन प्रीप्यूस कहलाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि ये अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। T3 हार्मोन और T4 हार्मोन की तुलना में 5 गुना ज्यादा सक्रिय होता है। पीनियल बॉडी से मेलेटोनिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। पैराथायरॉइड ग्रंथियों की संख्या 4 होती है। याद रखेंगे, ये पूछा जाता है पैराथायरॉइड ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। आयोडीन की कमी से गलगंड यानी गॉइटर नामक रोग होता है। किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथियां एड्रिनल कहलाती है, जिसकी संख्या 2 होती है। नवजात शिशु में शल्य क्रिया द्वारा थाइमस ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण नहीं होगा, जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रिनल ग्रंथि रक्तदाब की प्रमुख नियंत्रक ग्रंथि होती है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से संबंधित हार्मोन का स्रावण एड्रिनल मेडुला द्वारा किया जाता है। नेत्र का लगभग 4/5 भाग कोटर में धंसा होता है। मानव शरीर में नेत्र पेशियों की संख्या 6 होती है। इनमें से 4 रेक्टस पेशियां तथा 2 तिरछी पेशियां होती हैं। मानव में मध्य कर्ण में 3 कर्ण अस्थियां ईयर ओसाइकल्स पाई जाती हैं, जिनके नाम क्रमशः मैलियस, इनकस और स्टेपीज हैं। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। अंतःकरण इंटरनल ईयर श्रवण एवं शरीर के संतुलन से संबंधित है। यूस्टेकियन नलिका मध्य कर्ण को फेरिंक्स से जोड़ती है। ध्वनि तरंगों की ग्राही कोशिकाएं कोर्टी के अंग में पाई जाती है। अंतःकर्ण में पाई जाने वाली 3 जोड़ी अर्धचंद्राकार नलिकाएं सेमीसर्कुलर कैनल्स संतुलन में सहायक होती हैं। कॉक्लियर हियरिंग से संबंधित है। वैसोमोटर सेंटर रुधिर वाहिनियों ब्लड वेसल्स की गुहा यानी कि ल्यूमेन के डायमीटर को परिवर्तित करता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। कोशिका विभाजन के बीच का अंतराल इंटरफेस कहलाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक वैसोडायलेटर है। आरबीसी के विकसित होने की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है और इसमें लगभग 7 दिन का समय लगता है। आरबीसी के निर्माण के लिए विटामिन B12 एवं फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। लंबी अस्थियों का अंतिम भाग जो कि जॉइंट कहलाता है, वहाँ हाइलीन की उपस्थिति पाई जाती है। एब्डोमिनल कैविटी शरीर की सबसे बड़ी गुहा है। जब आलिंदों में एट्रिया में रक्तदाब निलयों वेंट्रिकल्स की तुलना में ज़्यादा होता है तो इनके बीच के वॉल्व कपाट खुल जाते हैं। एक औसत आरबीसी लगभग 280 मिलियन हीमोग्लोबिन के अणु पाए जाते हैं। एक हीमोग्लोबिन का अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को लेकर के जाता है। गायरी या कॉन्वोल्यूशंस सेरेब्रम का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। एंटीबॉडीज का निर्माण स्प्लीन में होता है। सोडियम एवं पोटेशियम रक्त के बफर लवण हैं जो रक्त के पीएच को नॉर्मल मेंटेन करते हैं। WBC द्वारा रक्त कोशिकाओं को पार कर चोटग्रस्त भाग तक पहुंचना
डायपिडेसिस कहलाता है, जो कि इन्फ्लेमेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यदि किसी गर्भवती महिला का गर्भधारण के चौथे मास बाद अंडाशय यानी कि ओवरी निकाल दें, तब भी प्रसव तक परिवर्धन सामान्य रूप से होगा। थायरॉक्सिन निर्माण में आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन हार्मोन टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल से बनता है। बेटिंग व बेस्ट ने अन्य जानवरों से इंसुलिन प्राप्त करके मधुमेह रोगियों के उपचार हेतु इंजेक्शन का प्रयोग प्रारंभ किया था। एडीएच हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है। नर में मादाओं की तरह स्तनों का निर्माण होना गायनेकोमैस्टिज्म कहलाता है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण या उद्भव एक्टोडर्म द्वारा होता है। नर्व ट्रांसमिशन में एसिटाइल कोलिन आवश्यक है। रुधिर कोशिकाओं का जाल एरेक्नॉइड नामक मस्तिष्कावरण मेनिंजेस में पाया जाता है। यूस्टेकियन नलिका बाह्य एवं मध्य कर्ण में वायुदाब को सामान्य बनाए रखती है। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स थे जिन्हें आप एक बार रिव्यू कर लेंगे एग्जाम जाने से पहले, तो आपको बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प होगी। ऑल द बेस्ट आप सभी की एग्जाम के लिए। अच्छे से प्रिपेयर करिए। कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।